हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। आज हम सोर्सेज ऑफ एरर इन जीपीएस ऑब्जर्वेशन देखेंगे, जो कि फर्स्ट यूनिट में हमने ब्रीफ में देखा था। आज हम अच्छे से एक्सप्लेन देखेंगे कि कैसे हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ एरर हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन होती है उसमें कैसे एरर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और किस किस वजह से उसको एरर और जो हमारे पास एक्यूरेसी होती है वो डिग्रेड होती है। तो हमने सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी के बारे में देखा है पहले भी, इसके बारे में हम बार बार बात करते हैं और ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है कि सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी जो होता है वो जानबूझ के हमारे पास एक्यूरेसी को डिग्रेड करने के लिए होता है। तो जैसे कि मिलिट्री पर्पज़ के लिए तो हमारे पास सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी को ऑफ कर देते हैं, जिससे कि पोजीशन किसी भी पॉइंट की लोकेशन जो इन्फॉर्मेशन रहे वो एक्यूरेटली रहे। लेकिन जो सिविल पर्पज़ होता है या फिर हमारे पास कमर्शियल पर्पज़ के लिए होता है, उसके लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस किया जाता है सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी। तो हमारे पास जो एक्यूरेसी होती है वो डाउन हो जाती है। जैसे डिथरिंग के बारे में सोचा था कि हमारे पास टाइमिंग इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पोजीशन और लोकेशन इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी एक ऐसा सोर्स है एरर का जो कि जीपीएस की रीडिंग को और उसके डेटा को, जो भी उसका आउटपुट होता है, उसमें एक्यूरेसी को डाउन कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास का सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी किसके लिए होता है? सिविल जीपीएस रिसीवर्स के लिए होता है, जो सिविलियन यूजर्स होते हैं, जैसे हम हो गए, ठीक है, आपके फ़ोन में हो गया या फिर कोई भी कमर्शियल हो गया, उसके लिए हमारे पास का सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी ऑन रहता है। तो विच प्रोवाइड द लेस एक्यूरेट पोजीशन डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ये जो इनएक्यूरेसी होती है पोजीशन की, वो 50 से 150 मीटर तक हमारे पास रहती है। और अभी सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो एक्यूरेसी जो होती है वो 100 मीटर, और आजकल जब इसको ऑफ कर देते हैं तो 20 मीटर तक की एक्यूरेसी या उससे कम की एक्यूरेसी हम अचीव कर सकते हैं। बट आज तो आप देखोगे व्हाट्सएप पर भी जो आप लोकेशन शेयर करते हो, अगर थोड़ी देर के लिए विजिबिलिटी ऑन रखते हो या ऑन रखते हो लोकेशन को भेजने के लिए, तो हमारे पास एक्यूरेसी इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी जो है वो पार्शियली डीएक्टिवेटेड हो रखी है। ठीक है, मेन पर्पज़ क्या है हमारे पास सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी का, कि जो भी टेररिस्ट होगा वो इसका मिसयूज कर सकता है कि एक्चुअल जो बिल्डिंग की लोकेशन है उस पर अगर उसको कुछ भी टेररिस्ट की एक्टिविटी करनी है हमारे पास, तो उसको एक्चुअल बिल्डिंग की लोकेशन नहीं मिलनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि सिर्फ मिलिट्री पर्पज़ के लिए ही हमारे पास ऑफ रहती है, और लोकेशन इन्फॉर्मेशन बहुत प्रिसाइज मिलती है हमारे पास। ठीक है, तो इसके बारे में तो ऑलरेडी आपको पता ही है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब हम दूसरे फैक्टर पर चलते हैं जो सोर्सेज ऑफ एरर है, वो है सैटेलाइट ज्योमेट्री। इसके बारे में भी देखा, क्योंकि हमने सारी चीज़ें देखी हैं, बट उसको हम अच्छे से समझेंगे, फिगर के साथ समझेंगे। सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी में तो कोई ऐसा फिगर नहीं आएगा, लेकिन सैटेलाइट ज्योमेट्री के अंदर आएगा हमारे पास। तो ये जो फैक्टर है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है एक्यूरेसी को। जो भी पोजीशन इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट होती है जीपीएस रिसीवर से, जो सैटेलाइट ज्योमेट्री होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना एक्यूरेटली, या उसकी जो एक्यूरेसी है पोजीशन को कैलकुलेट करने की, वो कितनी रहती है। अगर आप सैटेलाइट ज्योमेट्री की बात करते हो तो ये सिंपल सा वर्ड है कि जो भी सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रही है और आप यहाँ पर अपना रिसीवर ऑन करके बैठे हुए हो, तो जो भी सैटेलाइट है, डिफरेंट मैनी सैटेलाइट्स हैं हमारे पास। हमें पता है कि 24 सैटेलाइट्स जब जीपीएस में ऑपरेट हुई थी तो फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो ये 24 सैटेलाइट्स इस जीपीएस रिसीवर के किस पोजीशन पर है। ठीक है, अब आप इसमें अगर ग्रेडियंट बनाते हो, उससे डायरेक्शन देखते हो हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये हमारे पास नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो 4 डिफरेंट डायरेक्शन में, या फिर अगर एक ही क्वाड्रेंट में चारों सैटेलाइट रहेंगी तो वो बेड ज्योमेट्री कहलाता है। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में सैटेलाइट्स अवेलेबल है हमारे पास, मान लीजिए एक सैटेलाइट जो अपनी पोजीशन कैलकुलेट कर रहा है, मिनिमम 3D पोजीशन के लिए 4 सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो अगर ये एक ही क्वाड्रेंट में चारों सैटेलाइट हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, एक्यूरेसी कम रहेगी हमारे पास। ठीक है, और बेड ज्योमेट्री रहेगी। अगर ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में रहेंगे, क्वाड्रेंट में रहेंगी सैटेलाइट्स, तो हमारे पास क्या एक्यूरेसी उसकी हाई हो जाती है। अब ये कैसे आपको अच्छे से समझ में आएगा जब हम फिगर देखेंगे अभी। ठीक है, तो इसमें आप पहले थ्योरी पार्ट देख लीजिए कि सैटेलाइट ज्योमेट्री डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट टू ईच अदर फ्रॉम द व्यू ऑफ द रिसीवर इफ द रिसीवर सीज 4 सैटेलाइट्स एंड ऑल आर अरेंज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर आप एक ही क्वाड्रेंट में देखोगे कि चारों सैटेलाइट हमारे पास यहीं से, जिससे वो अपनी पोजीशन कैलकुलेट कर रहा है रिसीवर, यहीं पर है चारों सैटेलाइट, तो ये बेड ज्योमेट्री होती है हमारे पास। ठीक है, और अगर ये चारों सैटेलाइट एज्यूम करते हैं हम
ठीक है, नॉर्थ में है, ईस्ट में, साउथ और वेस्ट 90 डिग्री स्टेप्स में, तो हमारे पास ये बहुत बढ़िया ज्योमेट्री रहती है, रिफ्लेक्टिंग द गुड सैटेलाइट ज्योमेट्री। अभी हम फिगर भी देखेंगे। तो बैड ज्योमेट्री का असर क्या रहेगा हमारे पास कि नो पोजीशन डिटर्मिनेशन इज पॉसिबल एट ऑल व्हेन ऑल डिस्टेंस डिटर्मिनेशंस पॉइंट टू द सेम डायरेक्शन। तो ये कैसे रहेगा, देखिए हमने ये चीज़ तो देख ली, बैड ज्योमेट्री कौन सी होगी और गुड ज्योमेट्री कौन सी होगी। सिंपल है, बैड ज्योमेट्री से हमारे पास एक्यूरेसी कम रहेगी हमारे पास, और गुड ज्योमेट्री से हमारे पास एक्यूरेसी भी अचीव होगी और हम ईजिली उसको पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं गुड ज्योमेट्री की, तो यहाँ पे हमारे पास रिसीवर है और ये क्वाड्रेंट अगर हम बनाते हैं तो ये एक डिफरेंट क्वाड्रेंट की सैटेलाइट है और ये हमारे पास डिफरेंट क्वाड्रेंट की सैटेलाइट है। ठीक है, अगर हम बैड ज्योमेट्री को देखते हैं तो ये हमारे पास रिसीवर है, तो अगर इस पर हम क्वाड्रेंट बनाते हैं तो ये नॉर्थ और वेस्ट क्वाड्रेंट में है दोनों सैटेलाइट, तो ये बैड ज्योमेट्री है। अगर यहाँ पे एक सैटेलाइट है, यहाँ पर दूसरी सैटेलाइट है, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में या डायरेक्शन में सैटेलाइट से वो अपनी पोजीशन को कैलकुलेट कर रहा है। कैसे कैलकुलेट कर रहा है ये ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में देख रखे हैं कि सैटेलाइट से पहले अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, ठीक है, और फिर एक्स वाई जेड और टाइम करेक्शन फैक्टर का 4 इक्वेशन से, 4 डिस्टेंस कैलकुलेशन से, मिनिमम 4 सैटेलाइट से अपने डिस्टेंस को कैलकुलेट करके क्या एक्स वाई जेड जो अननोन पोजीशन है 3D पोजीशन उसको कैलकुलेट करता है। ठीक है, अब ये गुड ज्योमेट्री बैड ज्योमेट्री का क्या क्वेश्चन है, आप ज्योमेट्री डायल्यूशन ऑफ प्रिसिजन देखोगे तो ये इसी से रिलेटेड है। तो बैड ज्योमेट्री का मतलब है हम ये मान के चलते हैं कि ये जो रिसीवर है अपना डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है सैटेलाइट से और इसी डाया पे, मतलब इसका डबल डाया हो जाएगा, ये रेडियस मानते हैं हम डिस्टेंस को। ठीक है, अगर इसका डबल करते हैं डाया हो गया, और इससे अगर इस सैटेलाइट इस सर्कल के अंदर हमारे पास कहीं ना कहीं सैटेलाइट की और रिसीवर की पोजीशन है हमारे पास, ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या है, ये एक सर्कल बना। ठीक है, दूसरा सैटेलाइट से जिससे ये अपना डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है ये है, और डाया इसका डबल करेंगे और फिर इस सर्कल के अंदर हमारे पास कहीं पर इस रिसीवर की लोकेशन है, ठीक है, अननोन पॉइंट्स की। तो इससे ये जो एरिया बन रहा है हमारे पास कंसंट्रेशन का इन दोनों के ओवरलैपिंग का वो ज़्यादा बनता है हमारे पास, इंटरसेक्शन प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन जिसको हम कहेंगे, तो वो ज़्यादा रहता है। इसका मतलब इस एरिया में कहीं पर हमारे पास क्या रिसीवर की पोजीशन है, तो हम ये इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें डिफिकल्टी रहेगी, तो हमारे पास जो एक्यूरेसी रहती है वो कम रहती है बैड ज्योमेट्री के केस में। ठीक है, जब वो सेम क्वाड्रेंट में रहती हैं सैटेलाइट। गुड ज्योमेट्री की बात करते हैं हमारे पास, तो डिफरेंट 90 डिग्री या डिफरेंट ऑर्बिट्स में या क्वाड्रेंट में रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ से मतलब कि इस सर्कल के अंदर कहीं पर है, और दूसरा अगर सैटेलाइट से बात करते हैं तो इस सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट में कहीं हमारे पास क्या है, रिसीवर की लोकेशन है जो अननोन पॉइंट्स को कैलकुलेट कर रहा है। तो इसका जो प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे पास स्मॉल बनेगा, मतलब कि एक्यूरेसी और इसको फाइंड आउट करना, रिसीवर को अपनी लोकेशन फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है हमारे पास। तो एक्यूरेसी हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज कर देती है, किसके केस में, गुड ज्योमेट्री के केस में। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, आप फिगर से इजीली इसको समझ सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे बैड ज्योमेट्री के केस में ये भी पॉसिबल है कि वो अपनी पोजीशन को भी कैलकुलेट ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, तो इसकी पोजीशन के बेस पे जो कैलकुलेशन रहती है, एरर हमारे पास 100 to 150 मीटर तक का बन सकता है हमारे पास बैड ज्योमेट्री के केस में। ठीक है, अगर हम गुड ज्योमेट्री की बात करते हैं, जो कि मान लीजिए 90 डिग्री स्टेप्स पर है हमारे पास, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, जिससे वो अपनी पोजीशन को कैलकुलेट कर रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो रहेगा हमारे पास चारों सर्कल्स का, ठीक है, वो बहुत कम रहेगा हमारे पास। ठीक है, उससे क्या रहेगा हमारे पास कि जो एक्चुअल में पॉइंट रहेगा अननोन पोजीशन की रिसीवर की लोकेशन वो इजीली फाइंड आउट होगी और एक्यूरेसी इंक्रीज करेगी हमारे पास। ठीक है, तो फिगर में हमने 2 ही सैटेलाइट्स को दिखाया, वैसे हम 4 सैटेलाइट को अगर मान के चलते हैं तो डिफरेंट क्वाड्रेंट और डिफरेंट पोजीशन पर रहते हैं अगर वो, तो जितनी हमारे पास क्या प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन कम बनता है। तो अगर आप देखोगे कि जब 2 सैटेलाइट्स हैं हमारे पास एडवांटेजियस पोजीशन में, मतलब गुड ज्योमेट्री में हमारे पास, तो फ्रॉम द व्यू ऑफ द रिसीवर दे कैन बी सीन इन एन एंगल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री टू ईच अदर। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो डिफरेंट क्वाड्रेंट में हमारे पास, एक हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में है और एक हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में, तो लगभग 90 डिग्री पे हैं एक दूसरे से। ठीक है, द पॉसिबल पोजिशंस आर मार्क्ड बाय द ग्रे सर्कल्स, उसके रेडियस के सर्कल पे अगर हम बनाएंगे तो ये जो ग्रे मार्क है इसमें मान के चलेंगे कि उसकी पोजीशन है जो भी रिसीवर है हमारे पास। ठीक है, फिर सेम हमारे पास क्या है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए ऑफ 2 सर्कल्स इज रादर स्मॉल एंड डिटरमाइंड पोजीशन विल बी रादर एक्यूरेट। तो ये जो प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन रहता है वो हमारे पास स्मॉल होता है गुड ज्योमेट्री के केस में, जिससे कि एक्यूरेसी हाई होती है हमारे पास। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं बेड ज्योमेट्री की, तो इफ़ द टू सैटेलाइट्स आर मोर और लेस पोजिशन इन वन लाइन व्यू फ्रॉम द व्यू ऑफ द रिसीवर, द प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन of all the possible positions is considerably larger and elongated and thus the determination of the position is less accurate। ठीक है, तो ये जो प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा इंक्रीज होगा और एक्यूरेसी हमारे पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको फिगर से इजीली समझ में आ रहा है। और ये हमारे पास ये क्या है, प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो एक गुड ज्योमेट्री और बैड ज्योमेट्री का केस है। तो सैटेलाइट की जो ज्योमेट्री रहती है वो भी हमारे पास एरर को इंट्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि द सैटेलाइट ज्योमेट्री इज ऑल्सो रेलिवेंट व्हेन द रिसीवर इज यूज्ड इन द व्हीकल्स और क्लोज टू ए हाई बिल्डिंग्स। इफ सम ऑफ द सिग्नल्स आर ब्लॉक्ड ऑफ द रिमेनिंग सैटेलाइट्स डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ पोजिशन। तो आसपास हाई रेंज बिल्डिंग्स रहेंगी हमारे पास, तो क्या है कुछ सैटेलाइट्स जो हैं वो रिसीवर के कॉन्टैक्ट में नहीं आती हैं, जिससे कि सेम जो उसके ऊपर होंगी, मान लीजिए दो बिल्डिंग के बीच में आपने रिसीवर ऑन किया, ठीक है, और यहाँ की सैटेलाइट्स आपको विजिबल नहीं रहेंगी, यहाँ से कम स्ट्रेंथ मिलेगी हमारे पास सैटेलाइट्स की। जो सैटेलाइट्स हमारे पास इसके एग्जैक्ट विजिबल व्यू पॉइंट में रहेंगी उसी से अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, वहीं से डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। तो ये क्या एक बैड ज्योमेट्री बनाता है। अगर ये ब्रॉडर रहेगा हमारे पास, हाई रेंज बिल्डिंग नहीं रहेंगी हमारे पास, तो क्या होगा, डिफरेंस 90 डिग्री सैटेलाइट से वो अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करेगा, जो कि गुड ज्योमेट्री बनाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है कि जो रिसीवर्स हैं वो आप कहाँ पर ऑन कर रहे हो, व्हीकल्स में कर रहे हो या फिर हाई रेंज बिल्डिंग्स के बाद आसपास कर रहे हो, तो वो एक्यूरेसी को डाउन करेगा, क्योंकि सिग्नल जो है वो ब्लॉक ऑफ हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं, सैटेलाइट ऑर्बिट्स की बात करते हैं हमारे पास। सैटेलाइट ऑर्बिट्स में हमने देखा था कि हर एक जो सैटेलाइट है वो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सी लोकेशन पे अपने कोऑर्डिनेट में, ये पता रहता है हमारे पास मास्टर कंट्रोल में। ठीक है, जिसके बेसिस पे जो कि सिग्नल के अंदर भी ये इन्फॉर्मेशन रहती है, नेविगेशन मैसेज में हमें पता है। ठीक है, तो एफएमआरएस डेटा जिसको हम कहते हैं, उसकी एक्यूरेसी जो कि बार बार लगभग दिन में 2 बार मॉनिटर की जाती है मॉनिटरिंग स्टेशंस के द्वारा। ठीक है, अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है, कुछ भी चेंज होता है, वहाँ पर मास्टर कंट्रोल स्टेशन और ग्राउंड एंटीना की हेल्प से वहाँ पर उसको करेक्ट किया जाता है। तो अगर इस सैटेलाइट ऑर्बिट्स में अगर कुछ भी इनएक्यूरेसी देखी जाती है, तो उसकी वजह से भी पोजीशन कैलकुलेशन जो रहती है रिसीवर की, वो डिग्रेड होती है, हमारे पास एक्यूरेसी डाउन होती है हमारे पास। ठीक है, तो उसकी वजह से भी एरर देखने के लिए मिलती है। तो सैटेलाइट्स आर पोजिशन इन वेरी प्रिसाइज ऑर्बिट्स बट स्लाइटली शिफ्ट्स ऑफ द ऑर्बिट्स आर पॉसिबल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेज। तो कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सन एंड मून हैव ए weak influence on the orbits. The orbit data are controlled and corrected regularly, that is sent to the receivers in the package of ephemeris data। तो जैसे मैंने आपको बताया, करेक्टली रेगुलरली उसको मॉनिटर किया जाता है और उसको कंट्रोल और करेक्ट भी किया जाता है। ठीक है, जो कि ephemeris डेटा कहलाता है। Therefore the influence of the correctness of the position determination is rather low, the resulting error being not more than the 2 मीटर। तो एरर जो है वो 2 मीटर से ज़्यादा लगभग नहीं देखा जाता है इसकी वजह से। फिर हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एरर है, वो है मल्टीपाथ इफेक्ट। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन इसमें फिगर में आप देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। मल्टीपाथ इफेक्ट इज कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ सैटेलाइट सिग्नल्स। जो सैटेलाइट सिग्नल्स होते हैं उनका रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि आसपास कोई भी रिफ्लेक्टिंग बॉडी है, जैसे कोई पॉन्ड हो गया, वाटर बॉडी हो गया, ठीक है, या फिर लार्ज बिल्डिंग्स हो गई, जिसकी वजह से जो सिग्नल्स हैं डायरेक्टली रिसीवर तक पहुंचने चाहिए थे सैटेलाइट से, जो कि रेड कलर वाले हैं, वो क्या करेंगे, वो तो पहुंच ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो सिग्नल हाई रेंज बिल्डिंग का मैंने आपको जैसे बताया, ये जो सिग्नल हैं वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास क्या करते हैं, रिसीवर तक पहुंचते हैं। तो इनका एक्चुअल जो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास, और ये जो सैटेलाइट है उससे डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा इन्हीं सिग्नल की हेल्प से। ठीक है, जिसके बेस पे ये अपनी पोजीशन कैलकुलेशन करता है। तो इसमें क्या आप देख रहे हो कि ये ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा हो जाए और ये सिग्नल जो रिसीवर है हमारे पास उसको कैरी करके अपनी पोजीशन कैलकुलेशन करता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती है इसके पास, और ये अपनी पोजीशन को इनकरेक्ट कैलकुलेट करता है। तो एक्यूरेसी जो है वो कम हो जाती है और एरर हमारे पास बढ़ जाता है। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, मल्टीपाथ इफेक्ट कहते हैं हमारे पास। ठीक है, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ सैटेलाइट सिग्नल्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स की वजह से होता है। It was the same effect that caused ghost image on television when antenna on the roof were still more common instead of the today satellite dishes। तो पहले एंटीना था, इसी की वजह से हमारे पास जो टीवी में आप देखोगे वो जो रेंज आती थी
मतलब सिग्नल पूरा चला जाता था, वो मल्टीपाथ इफेक्ट की वजह से होता था, क्योंकि आसपास जो भी हाई रेंज बिल्डिंग उस होती थी उससे ऊपर हमें अपना एंटीना ऊपर करना होता था, जिससे कि वो रिफ्लेक्शन जो हो रहा है सिग्नल्स का वो उस तक पहुंचता था, और उसकी वजह से हमारे पास वो डेटा को करेक्टली शो नहीं कर पाती थी टीवी। तो वही सेम चीज़ है हमारे पास कि जो भी रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स हैं उनकी वजह से करेक्टली डेटा या फिर पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर पाता रिसीवर, ठीक है। तो फॉर जीपीएस सिग्नल्स दिस इफेक्ट मेनली अपीयर्स इन द नेबरहुड ऑफ द लार्ज बिल्डिंग्स और अदर एलिवेशंस। द रिफ्लेक्टेड सिग्नल टेक्स मोर टाइम टू रीच द रिसीवर देन द डायरेक्ट सिग्नल। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो ज़्यादा रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो द रिजल्टिंग एरर टिपिकली लाइज इन द रेंज ऑफ ए फ्यू मीटर्स, जिसकी वजह से एरर हमारे पास कुछ मीटर का देखने के लिए मिल सकता है। फिफ्थ हमारे पास क्या एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सोर्सेज ऑफ एरर, ये इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम पर्पज के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन या कम से कम 2-3 क्वेश्चन में कोई ना कोई ऑप्शन आपको सोर्सेज ऑफ एरर से रिलेटेड मिलता ही है। तो ये चीज़ें समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी चीज़ें एक बार समझ लोगे, बार बार आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ऑलरेडी हम इनके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, इसलिए आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। फिफ्थ सोर्सेज ऑफ एरर की बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स है। इसके अंदर दो रहेंगे, एक ट्रोपोस्फेरिक लेयर आती है हमारे पास, एक आयनोस्फेरिक लेयर आती है, जो कि हमारे पास क्या होती है, कंसनट्रेटर रहती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और आयन चार्जेस से, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो भी सिग्नल की वेलोसिटी होती है, हमें पता है कि ये क्या है, सिग्नल रेडियो वेव है, और रेडियो वेव हमारे पास क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी के बेसिस पे हमने अपनी पोजीशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में देखा था, पूरी की पूरी कैलकुलेशन। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का एक कंसनट्रेटेड लेयर है आयनोस्फीयर, जिससे ये सिग्नल क्या है ट्रैवल करता है एटमॉस्फेयर से। आपको पता है कि आप अर्थ सरफेस पे या एटमॉस्फेयर पे कहीं पर भी हो, अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ जीपीएस सैटेलाइट्स। तो ये जो सिग्नल है, एक्चुअली में जो स्पीड होनी चाहिए सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से इसको मूव करना चाहिए, उस स्पीड से ये ट्रैवल नहीं करती है, इसकी स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि ये जो डिस्टर्ब्ड प्रोपगेशन है हमारे पास, ठीक है, आयनोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस अवेलेबल है, उनकी वजह से इसकी जो सिग्नल की स्पीड है वो कम हो जाती है हमारे पास। और जो पोजीशन कैलकुलेशन है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, टाइम पीरियड ज़्यादा लग गया, स्पीड ऑफ लाइट से ये ट्रैवल नहीं की हमारे पास सिग्नल, तो पोजीशन कैलकुलेशन जो डिस्टेंस कैलकुलेशन रहेगा वो वेरिएशन हो जाता है हमारे पास, और एरर देखने के लिए मिलता है। तो कहने का मतलब है, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो यही है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट आउटर स्पेस में रहती है स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पे, वो हमारे पास आयनोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर में स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ इनएक्यूरेसी डेट इज रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रेडियो सिग्नल्स इन द ट्रोपोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर, व्हाइल रेडियो सिग्नल ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द आउटर स्पेस, their propagation in the ionosphere and troposphere is slower. In the ionosphere, at a height range of 80 to 400 km, a large number of electrons and positively charged ions are formed by the ionizing force of the sun. तो ये सन के फोर्स की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं वहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में, सॉरी आयनोस्फेयर में, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस आर कंसनट्रेटेड इन 4 concentrated layers in the ionosphere. These layers refract the electromagnetic waves from the satellites, resulting in an elongated run time of the signal. तो टाइम क्या इंक्रीज हो जाएगा, जो एक्सपेक्टेड रहता है हमारे पास कि किस टाइम पे ये सिग्नल हमारे पास मूव किया और किस टाइम पे इसने रिसीव किया, उसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करके ये डिस्टेंस कैलकुलेशन करते हैं। बट यहाँ पे क्या ट्रैवलिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, स्पीड ऑफ जो सिग्नल होता है वो कम हो जाता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की वजह से, ठीक है, जो कि एरर को कॉज करता है। इसीलिए ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एरर है, जो कि जीपीएस की ऑब्जर्वेशन और जीपीएस कैलकुलेशन में ज़्यादा इफेक्ट रखता है और एक्यूरेसी को डाउन करता है, ठीक है। दीज एरर्स आर मोस्टली करेक्टेड बाय द रिसीवर थ्रू कैलकुलेशन की हेल्प से ये हमारे पास करेक्ट कर सकते हैं हम इसको थोड़ा बहुत। उसके बाद आप देखोगे कि क्लॉक इनएक्यूरेसीज एंड राउंडिंग एरर्स है हमारे पास। तो डिस्पाइट द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द रिसीवर क्लॉक विद द सैटेलाइट टाइम ड्यूरिंग द पोजीशन डिटर्मिनेशन, द रिमेनिंग इनएक्यूरेसी ऑफ द टाइम स्टिल लीड्स टू एन एरर ऑफ अबाउट 2 मीटर इन द पोजीशन डिटर्मिनेशन। तो अब देखिए हमारे पास नाम से पता चल रहा है क्लॉक इनएक्यूरेसी।
अब हमें पता है कि जब हम टाइम करेक्शन फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसके बेस पे भी कुछ ना कुछ सिंक्रोनाइजेशन जो होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि सैटेलाइट के ऊपर जो है वो हाईली प्रिसाइज्ड क्लॉक्स अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन जो रिसीवर के अंदर है वो इतनी प्रिसाइज लोकेशन टाइमिंग जो क्लॉक्स रहती हैं वो इतनी अवेलेबल नहीं रहती हैं, तो इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इनएक्यूरेसी देखने के लिए मिलती है, जो कि अबाउट 2 मीटर रहती है, ठीक है। अगर हम राउंडिंग एरर्स की बात करते हैं तो कैलकुलेशन होती है, उसमें राउंडिंग करनी पड़ती है, ठीक है, राउंड तो आप करते ही हो कि नियर टू जीरो वैल्यू करते हो, तो वो राउंडिंग और कैलकुलेशन एरर की वजह से भी आप देखोगे तो 1 मीटर तक की एक्यूरेसी डाउन देखने के लिए मिलती है, एरर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में हमने पहले बात नहीं की है, इसमें समझ लेते हैं कि टाइम इज द रेलिवेंट फैक्टर इन जीपीएस नेविगेशन एंड मस्ट बी एक्यूरेट टू 20 to 30 नैनो सेकेंड्स टू एंश्योर द नेसेसरी एक्यूरेसी। तो इनके जो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन है, जो सिंक्रोनाइजेशन है, 20 to 30 नैनो सेकेंड्स तक हमारे पास एक्यूरेट होना चाहिए, जिसमें हमारे पास क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी डाउन नहीं होती है, बट इतना ज़्यादा सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता क्योंकि फास्ट मूवमेंट ऑफ सैटेलाइट देमसेल्व्स, सैटेलाइट जो है अपने ऑर्बिट के अंदर खुद इतनी स्पीड से मूव करती हैं 12,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ़ यू हैव डेल्ट विद द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यू मस्ट नो डैट टाइम रन स्लोअर ड्यूरिंग वेरी फास्ट मूवमेंट्स। अब जैसे कि आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता, और डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम होता है, ठीक है, जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड है। आपने अगर इसको अच्छे से समझा होगा कि जब वेलोसिटी किसी भी चीज़ की बढ़ती है तो टाइम हमारे पास क्या रहेगा, स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो रहता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर रहता है, ठीक है। तो अगर आप वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब टाइम भी हमारे पास स्लो डाउन होता है, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रहती है। तो फॉर सैटेलाइट्स मूविंग विद स्पीड ऑफ 3874 मीटर पर सेकेंड क्लॉक्स रन स्लोअर व्हेन व्यूड फ्रॉम अर्थ, क्योंकि स्पीड हमारे पास बहुत ज़्यादा रहती है सैटेलाइट की, इसलिए रन जो टाइम होता है वो स्लोली रन करता है हमारे पास, ठीक है। तो दिस रिलेटिविस्टिक टाइम डायलेशन लीड्स टू एन इनएक्यूरेसी ऑफ टाइम ऑफ अप्रोक्सीमेट 7.2 microseconds per day. There is another relative effect which is not considered for routine position determination by the GPS called Sagnac effect. The influence of this effect is very small and complicated to be calculated as it depends on the directions of the movement. तो Sagnac effect भी हमारे पास एक टाइप ऑफ रिलेटिविस्टिक इफेक्ट रहता है, जो कि इसको ज़्यादातर कंसिडर नहीं किया जाता है हमारे पास, जो कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है। बट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको पता है कि स्पीड ऑफ जो सैटेलाइट मूवमेंट है हमारे पास ऑर्बिट के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से टाइम जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है, स्लोली रन करता है। तो इनएक्यूरेसी जो होती है टाइम की वो अबाउट 7.2 माइक्रोसेकंड पर डे देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से जो पोजीशन कैलकुलेशन है हमारे पास वो भी एरर देखने के लिए मिलता है, एक्यूरेसी जो है वो कम देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से भी हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो डाउन होती है। अब किससे कितनी हमारे पास आपको देखने के लिए मिलेगी वो चीज़ देख लेते हैं। तो एरर जो देखने के लिए मिलता है एनोस्फेरिक इफेक्ट्स की वजह से लगभग प्लस माइनस का 5 मीटर्स रहेगा। सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स के अंदर जो शिफ्टिंग होती है, जो एफएमएलएस डेटा की हमने बात की थी, ठीक है, उसमें 2.5 मीटर तक का आपको इनएक्यूरेसी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। उसके बाद आप क्लॉक एरर्स की बात करते हो जो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाती हैं, 2 मीटर तक की इनएक्यूरेसी। मल्टीपाथ इफेक्ट की वजह से 1 मीटर, ट्रोपोस्फेरिक इफेक्ट्स की वजह से 0.5 मीटर, कैलकुलेशन एंड राउंडिंग एरर्स की वजह से आपको 1 मीटर तक की इनएक्यूरेसी या एरर देखने के लिए मिलता है पोजीशन कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट थी, सेकंड यूनिट। इसका एक जल्दी से समरी देख लेते हैं, जो भी चीज़ें हमने पिछली 3-4 क्लास में देखी हैं सेकंड यूनिट के अंदर। तो जीएनएसएस आपको पता ही है कि स्पेस बेस्ड रेडियो पोजिशनिंग सिस्टम है, जो कि इंक्लूड करता है एक या एक से ज़्यादा सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन। जीएनएसएस है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये जीपीएस नहीं है। इसके अंदर क्या है, जीपीएस भी एक एग्जांपल है, ग्लोनास भी एग्जांपल है, गैलीलियो भी है, गगन भी है, कंपास सिस्टम भी है, क्वासी जेनेथ भी है। तो ये सारे क्या है, जीएनएसएस है हमारे पास, ठीक है। तो आपको जीपीएस ही जीएनएसएस है ऐसा नहीं समझना है, ठीक है। ऑगमेंटेड है नेसेसरी टू सपोर्ट द इंटेंडेड ऑपरेशन, दिस प्रोवाइड 24 आवर 3D पोजिशन, वेलोसिटी एंड टाइमिंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेशन, ठीक है। तीनों चीज़ें ये प्रोवाइड करता है। पोजीशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी और टाइमिंग इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है हमारे पास, ठीक है। एनीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड नियर ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। इट इज ए जेनरिक टर्म कवरिंग अ नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्लान्ड कॉन्स्टलेशंस ऑफ सैटेलाइट्स टुगेदर with supporting infrastructural systems used for determining position across the globe.
They are coordinated with the data communication methods such as radio or the internet, playing key role in the operation of the powerful integrated information management and control systems with a diverse range of applications affecting many parts of the national and रीजनल इकोनॉमीज। तो आपको ये तो पता ही है कि GNSS या फिर आप कह लीजिए GPS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की रेंज में। आप मिलिट्री से लेके कमर्शियल सिविलियन पर्पज़ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप मैनेजमेंट में देख लीजिए या फिर कंट्रोल सिस्टम में देख लीजिए, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं बहुत ज़्यादा हैं, जो कि अभी हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर इसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे, जहाँ पे आप हर एक सेक्टर को देखोगे, एग्रीकल्चर से लेके मिलिट्री तक और कम्युनिकेशन है उसके अंदर सारी चीज़ें आपको इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। अब पॉइंट्स वाइज देखते हैं कि जीपीएस कंप्राइज 3 मेन कंपोनेंट्स है, स्पेस है, कंट्रोल है, यूजर सेगमेंट है। ये एक समरी है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ रखी हैं, ठीक है, पिछली 2-3 क्लास में जो सेकेंड यूनिट के अंदर थी। जीपीएस सैटेलाइट्स कंटिन्यूसली ट्रांसमिट्स अ माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल कंपोज्ड ऑफ 2 कैरियर्स, 2 कोड्स एंड नेविगेशन मैसेज। ये हमने देखा L1 और L2 दो फ्रिक्वेंसी रहती हैं, कोड्स रहते हैं C1 C/A कोर्स एक्विजिशन और P कोड हमारे पास, और एक नेविगेशन मैसेज होता है जो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन और उनकी कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन को भी कैरी करता है, ठीक है। व्हेन यू स्विच ऑन ए जीपीएस रिसीवर इट पिक्स अप द जीपीएस सिग्नल थ्रू द रिसीवर एंटीना। वंस द रिसीवर एक्वायर्स द जीपीएस सिग्नल इट विल प्रोसेस इट यूजिंग इट्स इनबिल्ट सॉफ्टवेयर। तो अपने आप ये जीपीएस रिसीवर अपनी कैलकुलेशन करता है और सैटेलाइट्स जो है कंटिन्यूसली ट्रांसमिट करती रहती हैं सिग्नल को, ठीक है। द आउटकम ऑफ द सिग्नल प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ द डिस्टेंस टू द जीपीएस सैटेलाइट्स थ्रू द डिजिटल कोड्स नोन एज pseudo ranges एंड द सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स थ्रू द नेविगेशन मैसेज। तो नेविगेशन मैसेज जो सिग्नल स्ट्रक्चर था उसके अंदर सैटेलाइट्स के कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, और जो कोड्स और फ्रिक्वेंसी रेंजेस होती हैं वो हमारे पास क्या pseudo रेंज मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड रिसीवर के बीच का कैलकुलेशन प्रोवाइड करती हैं। इफ़ यू नो द डिस्टेंस टू द 3 पॉइंट्स रिलेटिव टू योर ओन पोजिशन यू कैन डिटरमाइन योर ओन पोजिशन रिलेटिव टू दोज 3 पॉइंट्स। 3 से आपका डिस्टेंस पता है तो आप अपनी पोजिशन को कैलकुलेट कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख रखे हैं। और इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, ट्रायल इटरेशन प्रिंसिपल कहते हैं, जो कि जीपीएस वर्क करता है जिसके ऊपर, ठीक है। जीपीएस सैटेलाइट ट्रांसमिट 2 टाइप्स ऑफ रेडियो सिग्नल्स, C/A कोड, P कोड, ठीक है। 2 कोड के बारे में हमने देखा। हमने सर्विसेज के बारे में भी देखा, PPS जो प्रिसाइज पोजिशनिंग सर्विस रहता है P कोड पर वर्क करता है, और हमारे पास SPS रहता है जो C/A कोड पर काम करता है, ठीक है, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, ठीक है। देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ एरर्स इन द जीपीएस डेटा विच हैव बीन डिस्कस्ड एलेबोरेटली। अभी हमने आज की क्लास में देखे जो सोर्सेज ऑफ एरर इन जीपीएस ऑब्जर्वेशन में बहुत टाइप के एरर्स कॉज करने वाले सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हमने इस यूनिट में देखा। नेक्स्ट यूनिट में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि एप्लीकेशंस को दर्शाएगा, और जो भी हमारे पास सर्विसेज होती हैं, जो भी DGPS टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो अगर कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी करते रहिए ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।